Hi guys, today is day 20 of our series Be a Programmer। कल हमने पढ़ा था UPS कंसेप्ट के बारे में। UPS कंसेप्ट क्या होता है, कैसे हम क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स को यूज करते हैं और क्रिएट करते हैं अपने प्रोग्राम में। गेटर और सेटर फंक्शंस क्या होते हैं, क्या मेथड्स होते हैं, कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को कॉल करते हैं और उसमें मॉडिफिकेशन करते हैं। ये सब हमने अपने कल के लेक्चर में देखा था। वो UPS का एक बेसिक कंसेप्ट था। एंड आज हम UPS के ही कंसेप्ट को आगे डिटेल में पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हम UPS के 4 पिलर्स होते हैं बेसिकली। That is encapsulation, abstraction, polymorphism and inheritance। तो आज हम उन चारों पिलर के बारे में पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे कंस्ट्रक्टर और दिस कीवर्ड के बारे में। अगर आपने UPS का पहला वाला वीडियो नहीं देखा अभी तक तो आप पहले डेट 19 वाले लेक्चर को देख के आइए और देन आपको यह लेक्चर पूरा अच्छे से क्लियर होगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो कल जब मैंने सबसे लास्ट में एक चीज बताई थी कि UPS के 4 पिलर्स होते हैं। पिलर नंबर 1 इज encapsulation, then we have polymorphism, we have inheritance, and at last हमारे पास आता है abstraction। सो ये कीवर्ड्स क्या होते हैं, इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, करेंगे इनके बारे में कोड भी करेंगे और देखेंगे क्या इसका यूज कैसे होता है प्रैक्टिकल लाइफ में। सबसे पहले बात करते हैं इनकैप्सुलेशन की। इनकैप्सुलेशन, सो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। आई आई होप जैसे मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा आपको अपने आप ऑटोमेटिकली टर्म क्लियर हो जाएगा, बिकॉज कल के लेक्चर में जो भी हमने कुछ इंप्लीमेंट किया था वो सब इनकैप्सुलेशन एग्जाम्पल ही था। तो उसकी डेफिनेशन क्या है, wrapping up data and member function into a single class। ना उसका मतलब क्या है, रैपिंग अप मतलब हम बाइंड कर रहे हैं किस चीज को, डेटा और मेंबर फंक्शंस को। नाउ व्हाट इज डेटा एंड मेंबर फंक्शन, जो हमने कल एट्रीब्यूट्स और प्रॉपर्टीज देखी थी वो सब डेटा थे। एंड जो मैंने मेथड्स बताए थे, मेथड्स क्या थे, फंक्शन विच वी आर डिक्लेयरिंग इनसाइड अ क्लास। तो वो सारे मेथड्स को हम बोलते हैं मेंबर फंक्शंस। तो जो भी हमने कल पढ़ा था, प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स आर डेटा एंड मेंबर फंक्शंस आर मेथड्स। तो उन दोनों को बाइंड करके हम एक सिंगल क्लास में जब भी डालते हैं तो वो एनकैप्सुलेशन होता है। और यही चीज हमने कल अपने सारे कोड में की थी। डेटा हो गया हमारा प्रॉपर्टीज या एट्रीब्यूट्स। सो हो गई इनकैप्सुलेशन के बाद। आई होप इसमें कोई एग्जांपल लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने कल जो भी किया था वो इसी एग्जांपल था। एंड ये यूज क्यों होता है, हम बेसिकली इनकैप्सुलेशन का जो मेन यूज होता है वो होता है डेटा हाइडिंग के लिए। अगेन ये सारे टर्म्स इंटरव्यूज में बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो यू दिस सम शुड बी ऑन योर टिप्स। डेटा हाइडिंग का मतलब क्या होता है, टू हाइड सेंसिटिव डेटा। सेंसिटिव डेटा। और इसे हाइड कैसे करते हैं, यूजिंग एक्सेस मॉडिफायर्स। एक्सेस मॉडिफायर भी हमने कल लेक्चर में हमने कंप्लीट कर लिया था कि 3 तरह के एक्सेस मॉडिफायर होते हैं, पब्लिक, प्राइवेट एंड प्रोटेक्टेड। सो जब भी हम डेटा हाइडिंग की बात करेंगे तो डेटा हाइडिंग के केस में हमेशा हम कौन सा मॉडिफायर यूज करेंगे, प्राइवेट। हम किसी किसी केसेस में प्रोटेक्टेड भी यूज कर सकते हैं बट मोस्टली हम प्राइवेट यूज करेंगे। एक इसका एग्जांपल हमने कल देखा था कि जैसे हम किसी एम्प्लॉय के बारे में हमें उसके डिफरेंट डिटेल्स हम स्टोर कराते हैं, उसका नाम, उसका आईडी, डिपार्टमेंट और सैलरी। तो सैलरी इज काइंड ऑफ कॉन्फिडेंशियल थिंग। तो वो हम प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू हमें उसे लॉक करा दिया था, ऑल्दो उसे हम एक्सेस कर सकते हैं गेटर और सेटर फंक्शन के थ्रू। ये सब हमने कल के लेक्चर में देखा था। सो ऑल दिस इज नथिंग बट इनकैप्सुलेशन। नाउ बिफोर स्टार्टिंग द सेकंड पिलर, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आता है कंस्ट्रक्टर एंड डिस्ट्रक्चर का, जो कि हर ऊप्स के कंसेप्ट में फॉलो होता है। सो कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर बेसिकली क्या होते हैं, लेट मी टेल यू कि कंस्ट्रक्टर और डिस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली हमारे कोड में कॉल हो जाते हैं, चाहे हम उसे कॉल करें चाहे ना करें। सी प्लस प्लस में डिफॉल्ट फंक्शन होता है ये। बट ये होते क्या है कंस्ट्रक्टर, सो कंस्ट्रक्टर इज स्पेशल फंक्शन या मेथड automatically called at the time of object creation।
अगेन मैं डेफिनेशन जानबूझ के लिख रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक काइंड ऑफ आइडिया हो जाए कि इफ द इंटरव्यूअर आस्क यू अबाउट व्हाट कंस्ट्रक्टर इज, देन यू कैन यू नो you can tell him in your own words. So what is constructor? These are special function. स्पेशल फंक्शन कह दो या फिर मेथड्स कह दो, क्योंकि हम इसे ऑब्जेक्ट के क्लास के अंदर क्रिएट करेंगे, जो कि ऑटोमेटिकली कॉल होते हैं कब, जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो जैसे इसका काम क्या होता है, बेसिकली ये मेमोरी एलोकेट करता है हमारे ऑब्जेक्ट्स को। सी जैसे एक वेरिएबल है, एक एरे है, सब अपने मेमोरी में स्टोर होते हैं, तो एक कोई ना कोई स्पेस ये कंज्यूम करते हैं। सेम चीज जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट, वो कुछ खास स्पेस लेता नहीं है, लेकिन जब भी हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उस ऑब्जेक्ट का जो मेमोरी एलोकेशन का काम होता है, वो कौन करता है, हमारा कंस्ट्रक्टर, और ये ऑटोमेटिकली होता है। ये कैसे होता है अभी हम कोड करके देखते हैं। एंड इसके अलावा एक चीज और, कंस्ट्रक्टर में नो रिटर्न टाइप। सो आपने दो चीज देखी, पहला ये ऑटोमेटिकली कॉल होता है, और इसमें कोई रिटर्न टाइप नहीं होता। नाउ जस्ट गेट बैक टू अवर कोड एंड सी कंस्ट्रक्टर हम इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, अगर हमें खुद से कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना हो। सो हम सी प्लस प्लस कंपाइलर में आ गए। ये वही एग्जांपल जो हमने कल देखा था एम्प्लॉय के बारे में, तो हम उसी एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं। कुछ नहीं, हमने क्लास क्रिएट की, क्लास का नाम एम्प्लॉय है, जिसमें हमने दो वेरिएबल लिए, नेम और डिपार्टमेंट। दोनों ही पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के थ्रू मैंने किए हैं। पब्लिक क्योंकि ताकि मैं इसे बाद में यूज कर सकूँ अपने मेन फंक्शन में। देन मैंने एक इवन नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, इवन नाम का ऑब्जेक्ट जो कि क्लास एम्प्लॉय से रिलेटेड है। इवन का मैंने नाम अंकुश दे दिया, डिपार्टमेंट कंप्यूटर साइंस दे दिया, एंड सी आउट करा दिया, तो नाम और डिपार्टमेंट जैसे मैं इसे रन करूंगा, मेरा नाम अंकुश और कंप्यूटर साइंस प्रिंट हो जाएगा। ये हमने कल के लेक्चर में पूरा देखा था। अब कंस्ट्रक्ट इस केस में क्या हुआ, जैसे ही मैंने यहाँ पे इवन क्रिएट किया ना, तो ऑटोमेटिकली कंस्ट्रक्टर यहाँ की कॉल गई और कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट हो गया। अगर मुझे इसे देखना है ना, तो पहले कंस्ट्रक्टर का हम मैं देखता हूँ कंस्ट्रक्टर का वो क्या होता है, सिंटेक्स क्या होता है। सो कंस्ट्रक्टर का सिंटेक्स इज नथिंग बट, लेट्स से मुझे लिखना है कंस्ट्रक्टर एम्प्लॉय बनाना है या टीचर, कुछ हम कुछ भी बना सकते हैं। अपने एग्जांपल एम्प्लॉय का, तो एम्प्लॉय ले लेते हैं। सो मैं लेता हूँ एम्प्लॉय, और मैं लिख देता हूँ यहाँ पे सी आउट, दिस इज अ कंस्ट्रक्टर। एक बार रन करते हैं, देखते हैं हमारे कोड में क्या होता है। इस लाइन को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ अभी हाल फिलहाल के लिए। सी क्या हुआ, मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय को कहीं कॉल आउट नहीं किया। देखो मैंने सिर्फ अपना एम्प्लॉय नाम इवन ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, और उसमें नाम अंकुश और डिपार्टमेंट डाला, मैंने कहीं पे भी एम्प्लॉय कॉल आउट नहीं किया। बट जैसे ही मैं इवन क्रिएट करूंगा, ऑटोमेटिकली जो भी, एक तो कंस्ट्रक्टर के ऑटोमेटिकली चलेगा, इवन क्रिएट करेगा, मेमोरी लोकेट होगी। दूसरे जो मैंने कंस्ट्रक्टर पे बना रखे होंगे वो भी ऑटोमेटिकली रन होंगे। एंड दिस इज अ कंस्ट्रक्टर प्रिंट करा दिया। सो व्हाट इज दिस कंस्ट्रक्टर, ये जो हमने अभी जस्ट अभी एग्जांपल देखा, जिसमें हमने सिंटेक्स क्या फॉलो किया, हमने सिंपल सा कंस्ट्रक्टर का नाम लिखा, कंस्ट्रक्टर नेम, देन ब्रैकेट, देन parenthesis एंड दैट्स इट। हमने क्या देखा था कल के लेक्चर में, जब हम क्लास क्रिएट करते हैं सेमीकोलन लगाते हैं, पर इस केस में सेमीकोलन नहीं लगाएंगे। दिस इज द सिंटेक्स फॉर कंस्ट्रक्टर। एंड जो मैंने जस्ट अभी क्रिएट किया वो कैसा कंस्ट्रक्टर था, वो था अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर। अगेन ऊप्स का कॉन्सेप्ट में थ्योरी बहुत सारी है, मैंने कल भी बताया था। सो काइंड ऑफ आपको बोर कर सकती है, लेकिन अगेन दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट व्हेन इट कम्स टू इंटरव्यू। और जब भी आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करो, बीट सर्विस बेस्ड और बीट प्रोडक्ट बेस्ड, जब भी डेवलपमेंट करोगे, आप डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस क्रिएट करोगे, and कहीं ना कहीं हर क्लास में कंस्ट्रक्टर यूज हो रहा होगा जो आप खुद से क्रिएट कर रहे होंगे। नाउ ये तो बात हुई अनपैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर की। नाउ पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, सी मैंने यहाँ पे नाम दिया, डिपार्टमेंट दिया। मैं थोड़ा एग्जांपल अपने इसको थोड़ा बड़ा करते हैं। मैंने एक इंट आईडी दे दी, इंट सैलरी दे दी। ना मेरे पास एक मेथड तो ये था, मैं एम्प्लॉय को कि E1 डॉट करके नेम डाला, डिपार्टमेंट डाला, सैलरी डाली, डॉट डॉट ऑपरेटर यूज करके, जो हमने कल पढ़ा था। तो मेरे पास एक और मेथड है कि मैंने जो अपना एक मैं अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकता हूँ इस केस में। तो यहाँ पे लिख देते हैं, ये था अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। नाम बनाएंगे पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। और आप एक
चीज़ नोटिस करना, जब मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बनाऊंगा, लेट मी जस्ट क्रिएट वन फर्स्ट। मैं बनाया एम्प्लॉय, ठीक है। अब मैं चेंजेस करूंगा। मैं क्या करूंगा, इस एम्प्लॉय में मुझे कुछ ऐसा चाहिए कि मैं जब भी मेरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करूँ, मेरे से मैंने इवेंट क्रिएट किया, तो मैं सिंपल सा क्या लिख दूँ, इवन, और मैं इसमें पास कर दूँ वैल्यू। जैसे मैंने अंकुश लिखा, और मैंने यहाँ पे लिखा कंप्यूटर साइंस लिखा। देन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ID 100, सैलरी लिख देता हूँ मैं 1000। अब मुझे ऐसा कुछ करना है कि मैं बार बार अपने डॉट ऑपरेटर का यूज़ ना करूँ, बस सिंपली मैं ऐसे अपना एक सारी वैल्यूज पास कर दूँ। उस केस में मैं पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करूँगा। मैं जस्ट यहाँ पे क्या लिख दूंगा, उसे रिसीव करने की मैंने स्ट्रिंग एस ले लिया, स्ट्रिंग एन ले लिया अपने नाम के लिए, स्ट्रिंग मैंने ले लिया डी ले लिया डिपार्टमेंट के लिए, इंट मैंने आई ले लिया आईडी के लिए, और इंट मैंने एस ले लिया सैलरी के लिए। और यहाँ पे चारों मैंने अपने वेरिएबल डिक्लेयर करे हैं, तो चारों वेरिएबल में मैं ये वैल्यू असाइन कर दूंगा बस, और कुछ नहीं। नेम इज इक्वल टू एन, डिपार्टमेंट इज इक्वल टू डी। इसका यूज़ क्या होगा अभी दिखाता हूँ मैं आपको। आईडी इज इक्वल टू आई, एंड सैलरी इज इक्वल टू एस। एक बार रन करते हैं इसको। ओह माय बैड, मुझे ये चीज़ें यहाँ पे नहीं लिखनी थी। मुझे ये सारी चीज़ यहाँ पे लिखनी थी एट द टाइम ऑफ क्रिएशन ऑफ ऑब्जेक्ट। ना देखो यहाँ पे क्या हुआ। ओके, मैं एक सी आउट भी करा लेता हूँ फटाफट। सी आउट, नेम इज, नेम इज, और मैं कराया नेम क्या था, इवन डॉट नेम। यही सेम चीज़ मैं फटाफट चारों के लिए लिख लेता हूँ। ओके, नेम इज मैंने लिखा है यहाँ पे, डिपार्टमेंट इज, यहाँ पे आईडी इज, और यहाँ पे लिख देते हैं सैलरी इज। यहाँ पे लिखता है DPT डिपार्टमेंट, आईडी आईडी, और ये हो गया सैलरी। एक बार अपने कोड को रन करते हैं। सी, नेम इज अंकुश, डिपार्टमेंट इज कंप्यूटर साइंस, आईडी इज 100 एंड सैलरी इज 1000। इस केस में हमारा क्या हुआ, जब हमने पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट किया, तो हमने एम्प्लॉय को अलग अलग वैल्यू नहीं दी कि इवन एम्प्लॉय का नाम ये है, ये डिपार्टमेंट ये है। हमने चारों पैरामीटर एक साथ पास कर दिया, और यहाँ पे हमने एक पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर दिया कि मेरा नाम अंकुश एन में स्टोर करा लो, कंप्यूटर साइंस डी में स्टोर करा लो, 100 आई में, और 1000 एस में। और जैसे ही स्टोर कराओगे, इन सारी वैल्यू जो हमारे ओरिजिनल हमने वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, यहाँ पे जो प्रॉपर्टीज क्रिएट करी उसमें जाके असाइन करा दी। तो जब भी मैं इसे इवन डॉट नेम करूंगा, क्योंकि नेम में यहाँ पे अंकुश स्टोर हो गया है, तो वो प्रिंट करा दे रहा है। सो दिस इज द पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर। अब एक चीज आप नोटिस करना कि क्या, कि मैंने यहाँ पे दो कंस्ट्रक्टर विद द सेम नेम यूज किए हैं, करेक्ट। तो हमारा एक चीज हम यहाँ से एक रिजल्ट निकाल सकते हैं कि हम मल्टीपल कंस्ट्रक्टर यूज कर सकते हैं विद द सेम नेम, राइट। सेकंड, एक चीज और कि आपने देखा कि जब मैंने सिर्फ एम्प्लॉय, जब मैंने इवन डॉट नेम, इवन डॉट डेप्थ लिखा था, तो ये ऑटोमेटिकली इसने ये वाला कंस्ट्रक्टर पिकअप कर लिया था, जैसे कंस्ट्रक्टर प्रिंट करा दिया था। लेकिन जब मैंने सारी वैल्यूज पास की, तो उस केस में इसने क्या किया, ये वाले कंस्ट्रक्टर को इग्नोर किया, और जो मेरा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है उसमें मेरी वैल्यूज इनपुट करा दी। तो इस केस में हमने क्या देखा कि जो भी हमने वैल्यूज असाइन की, उसने ऑटोमेटिकली वो पिकअप कर ली अपने कंस्ट्रक्टर में। एंड दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। मतलब जब भी दो कंस्ट्रक्टर हम सेम नाम से लिखें, और एक कंस्ट्रक्टर जो है वो ऑटोमेटिकली पिकअप कर ले कि कौन सा हमें चूज करना है बेस्ड ऑन द इनपुट्स, या बेस्ड ऑन द कंस्ट्रक्ट कंटेक्स्ट, इट इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। और कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग जो फिनोमिना है, ये बहुत क्लासिक फिनोमिना है, बहुत फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है। कंस्ट्रक्टर overloading, and this is nothing but
पॉलीमॉर्फिज्म का एक एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। पॉलीमॉर्फिज्म अभी हम देखेंगे डिटेल में, बट अभी के लिए आप मान लो कि ये एग्जांपल है कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग का। तो दिस इज ऑल अबाउट कंस्ट्रक्टर। हमने भी देखा पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर क्या होता है, अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर, एंड दोनों की इंप्लीमेंटेशन देखा। नाउ एक मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज कल भी पॉइंट आउट की थी और आज भी करता हूँ, ये हुआ है दिस ऑपरेटर। डिस ऑपरेटर क्या होता है मैं सीधे एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा। ऑल दो इसको अभी हम डिटेल में जब करेंगे, जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बहुत हद तक पॉइंटर्स से कॉन्सेप्ट यूज होंगे। पॉइंटर्स अभी हमने देखा नहीं है, तो जब भी हम पॉइंटर्स देखेंगे इसको डिटेल में लेंगे। अभी के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दे देता हूँ टू इलस्ट्रेट कि दिस होता क्या है। लेट्स से हमने इसी एग्जांपल में हमने जो यहाँ पे स्टोर कराया था वो नेम स्टोर कराया, स्ट्रिंग मैंने डिपार्टमेंट कर दी, और इंटीजर मैंने आई कर दिया, यहाँ पे मैंने सैलरी कर दी। तो यहाँ पे भी मैं नेम देखना पड़ेगा मुझे, करेक्ट, क्योंकि वो नेम में मैंने स्टोर कराया था। यहाँ पे डिपार्टमेंट, यहाँ पे सैलरी। तो अब क्या होगा देखो, नेम इज टू नेम, यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज होने के चांसेस है कि ये कौन सा नेम है, ये वाला कौन सा नेम है, क्योंकि दोनों के नाम सेम है। तो इस केस में क्या करते हैं, इस केस में हम दिस ऑपरेटर यूज करते हैं कि दिस ऑपरेटर हमें बता देता है कि हमारा ऑब्जेक्ट, ये हमारा ऑब्जेक्ट के रेफरेंस में बात हो रही है। ओके, एंड दिस ऑपरेटर यूज कैसे करते हैं, सिंटेक्स दिस फॉलोड बाय द एरो सिग्नेचर। एक बार फटाफट लिख देते हैं हम इसे, दिस नेम, दिस डिपार्टमेंट, दिस आईडी, दिस सैलरी। इसको रन करते हैं, सेम आउटपुट निकलेगा यहाँ पे। देखो नेम इज, बिकॉज इस केस में कंपाइलर कंफ्यूज हो सकता है, और ये जो मैं लिख रहा हूँ दिस इज इक्वल टू ये, इसका मतलब कुछ नहीं, ये पॉइंटर की वैल्यू को आ, ये ना पॉइंटर की वैल्यू को रेफरेंस दे रहा है ये। सो इसको हम देखेंगे जब हम पॉइंटर्स पढ़ेंगे। अभी के लिए आप खाली इतना मान लो कि दिस एक ऑपरेटर होता है, दिस एक कीवर्ड होता है, सॉरी नॉट अ ऑपरेटर, दिस इज अ कीवर्ड। एंड इसके थ्रू हम बताते हैं कि हमने अपने ऑब्जेक्ट की एंटिटी को पॉइंट आउट कर रहे हैं। दिस इज अबाउट दिस। इसके बारे में पढ़ेंगे जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे हम। अभी के लिए हमने कंस्ट्रक्टर कंप्लीट कर दिया, एंड नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है उसका वो है डिस्ट्रक्टर। नाउ डिस्ट्रक्टर क्या होता है, इट्स अपोजिट ऑफ कंस्ट्रक्टर। अब कंस्ट्रक्टर हमारा क्या काम कर रहा था, कंस्ट्रक्टर हमारा मेमोरी एलोकेट कर रहा था जब भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे थे, और वो ऑटोमेटिकली रन हो रहा था। तो हमारा डिस्ट्रक्टर भी ऑटोमेटिकली रन होगा, फर्स्ट चीज ऑटोमेटिकली रन। सेकंड, जैसे वो कंस्ट्रक्टर एलोकेट कर रहा था मेमोरी, ये करेगा डी एलोकेट मेमोरी। इसका क्या मतलब है, देखो जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं हमारे ऑब्जेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। जब भी मैं लिखता हूँ इम्प्लॉय इवन, तो ऑटोमेटिकली क्रिएट हुए ऑब्जेक्ट जैसे प्रोग्राम रन किया। डिस्ट्रक्टर क्या करता है, जैसे प्रोग्राम खत्म होगा वो उसे डीएलोकेट करता है उसकी मेमोरी, क्योंकि उसके यूज नहीं होता कोई भी। एंड वन इंपॉर्टेंट थिंग टू नोट, ये जो डीएलोकेशन होता है वो सिर्फ स्टैटिक मेमोरीज का होता है, स्टैटिक मेमोरीज। और कोई डायनेमिक मेमोरी है, डायनेमिक मेमोरी मैंने बताया था कि डायनेमिक मेमोरी बनती है एक न्यू कीवर्ड से। डायनेमिक मेमोरी जब भी हमारे कंस्ट्रक्टर के अंदर होगी या हमारे क्लास के अंदर होगी, तो उसको वो डीएलोकेट नहीं करेगा। उसके लिए हमें एक सिंबल हो, एक कीवर्ड होता है डिलीट। तो हमें डिलीट करके वो डिलीट करनी पड़ेगी मेमोरी, जो भी हमने मेमोरी बनाई है, लेट बीट एन एरे, बीट एनीथिंग, तो हमें डिलीट करनी पड़ेगी विद द हेल्प ऑफ डिलीट कीवर्ड। सो दिस इज एमसीक्यू में ट्रिक क्वेश्चंस आते हैं, ये उसमें काम आता है कि डी एलोकेट मेमोरी तो होती है लेकिन वो सिर्फ स्टैटिक मेमोरी होती है, डायनेमिक मेमोरी नहीं होती। दिस इज अ पॉइंट टू नोट। बाकी ये सेम कंस्ट्रक्ट की तरह काम करता है। एंड that's all about destructor. Now just move on to our next topic, which is the second pillar, inheritance. So what is inheritance? Inheritance का मतलब है कि properties and member function। मैं बार बार बता रहा हूँ, member function is nothing but the methods which we specify inside the class. So properties and member functions of parent class passed on derived class। इसका मतलब क्या है, सी इनहेरिटेंस जैसे हम नॉर्मल टर्म्स बायोलॉजिकल टर्म्स में बात कर रहे हैं कि हम बोलते हैं हमारे पेरेंट्स से हमने ये चीज़ इनहेरिट की है, सेम चीज़ हम यहाँ पे कर रहे हैं।
नॉर्मल जो हमने एग्जांपल लिया कि हम क्या करते हैं, पेरेंट्स से इनहेरिट करते हैं अपने जीन्स को, चिल्ड्रन। तो सेम चीज यहाँ पे होगी, हमारी जो पेरेंट क्लास होगी उससे हम इनहेरिट करेंगे अपनी चाइल्ड क्लास में। अब वो क्या इनहेरिट करेंगे, हमने बायोलॉजिकल तो हम जीन से इनहेरिट करते हैं, तो हम यहाँ पे सी प्लस प्लस की लैंग्वेज में जो इनहेरिटेंस हम बात कर रहे हैं उसमें हम करेंगे प्रॉपर्टीज या फिर एट्रीब्यूट्स जैसे हम बोलते हैं, या हम उसे डेटा भी बोलते हैं, हमने अभी देखा था, या तो ये, और दी मेंबर फंक्शंस। मेंबर फंक्शंस, मेंबर फंक्शन का दूसरा नाम क्या है, मेथड्स। सी, और इसका सिंटेक्स क्या है, इसका सिंटेक्स बहुत सिंपल है। हमें पहले वो क्लास स्पेसिफाई करनी पड़ेगी जिस क्लास को हमने इनहेरिट कराना है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने एक क्लास क्रिएट की चाइल्ड, फिर मैं एक कोलन लगाऊंगा, फिर मैं लिखूंगा पब्लिक। पब्लिक मैं क्यों लिख रहा हूँ अभी के लिए, मैं अभी इसको बाद में अलग से दूंगा, पब्लिक क्यों लिख रहा हूँ, पब्लिक, और मैं लिख दूंगा पेरेंट क्लास का नाम, और फिर मैं वो क्लास स्पेसिफाई कर दूंगा। इसे कोड करके देखते हैं, कोड से ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। बट इसका यूज़ क्या है इनहेरिटेंस का, सी, लेट्स से मेरे पास एक पेरेंट, जिसमें मैंने अभी एग्जांपल दिया पेरेंट क्लास का, पेरेंट क्लास में मैं अपना नेम आईडी वगैरह यूज़ कर रहा हूँ। सेम चीज़ मुझे मल्टीपल क्लासेस में यूज़ करनी है, तो मैं अपने कोड के रीयूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए बार बार ना देखना पड़े, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक पेरेंट क्लास बना दूंगा और उसके चाइल्ड क्लासेस बना दूंगा जो कि उससे नेम आईडी इनहेरिट कर रहे होंगे, तो मुझे बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। तो अभी के लिए करते हैं कमेंट। मैंने यहाँ पे अपनी एम्प्लॉय क्रिएट की थी, ओके। नाउ मैं एक चाइल्ड आईडी बनाता हूँ। हमारी नई हम जो क्लास क्रिएट करेंगे, लेट्स से मैंने उसका नाम रखा इंटर्न कोलन पब्लिक, देन मैं अपना ओरिजिनल क्लास का नाम जो मेरा एम्प्लॉय था, एम्प्लॉय एंड कर्ली ब्रेसेस, यहाँ पे मैं सेमीकोलन लगाऊंगा क्योंकि ये क्लास है। नाउ मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, पहले मैं अपना मॉडिफायर लगा दूँ पब्लिक, क्योंकि मैंने कल बताया था कि प्राइवेट एक्सेस मॉडिफायर बाय डिफॉल्ट लग जाता है। मैंने पब्लिक लगाया, फिर मैं एक मेथड लगा रहा हूँ यहाँ पे, मेथड मैंने क्रिएट किया गेट डेटा का। गेट डेटा इज नथिंग, इज अ गेटर फंक्शन, गेटर मेथड, जो कि हमने कल पढ़ा था। और इसमें मैंने एक सी आउट करा दिया अपना नेम इज, मैं समझाऊंगा अभी क्या कर रहा हूँ मैं, नेम। अब देखो क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक फंक्शन क्रिएट किया, मेथड क्रिएट किया जिसमें मैं अपना नेम प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, नेम, और मेरे जो वेरिएबल नाम है वो मैंने इस पर्टिकुलर क्लास के अंदर कहीं भी इनिशियलाइज नहीं करा है, नेम मेरा यहाँ पे इनिशियलाइज है ना। फटाफट मैं एक इंटर्न का एक एम्प्लॉय बना देता हूँ आई वन नाम का, एंड आई वन में मैं डाल देता हूँ नेम, आई वन डॉट नेम इज इक्वल टू अंकुश, और फिर मैं क्या करता हूँ, आई वन डॉट गेट डेटा को कॉल करता हूँ, देखता हूँ कि क्या प्रिंट होगा। सी, अभी तक हमने पढ़ा था कि हमें वेरिएबल प्रॉपर्टीज डिक्लेयर करनी पड़ेगी मैं अपने क्लासेस के अंदर, बट मैंने यहाँ पे कोई भी नेम नाम की प्रॉपर्टी डिक्लेयर नहीं की, फिर भी मैं इसे एक्सेस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखते हैं, क्योंकि ये एक चाइल्ड वो है, इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, एंड सी नेम इज अंकुश प्रिंट हो गया, ऑल्दो नेम यहाँ पे मैंने कहीं भी डिक्लेयर नहीं की थी प्रॉपर्टीज। So, ये हमारा एग्जांपल था इनहेरिटेंस का, यहाँ पे हमने देखा कि इन कैसे अपनी पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर ली हमारी चाइल्ड क्लास इंटर्न ने। सो ये था हमारा इनहेरिटेंस। लेट्स जस्ट मूव फॉरवर्ड एंड कंप्लीट द पॉलीमॉर्फिज्म। सो पॉलीमॉर्फिज्म की पहले हम देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है। पॉलीमॉर्फिज्म इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ ऑब्जेक्ट्स to take on different forms depending on the constraint on the content which is used। ये भी लिख देते हैं which is used। उसका मतलब क्या है, एक ही काम को करने के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स डिपेंडिंग ऑन कि हम किस कंटेक्स्ट में वो काम को यूज कर रहे हैं। इसका एग्जांपल आपने अभी अभी देखा था, जो कि था ओवरराइडिंग कंस्ट्रक्टर। लेट्स जस्ट मूव बैक टू स्क्रीन, हमने देखा, इसको हम करते हैं अभी के लिए कमेंट, एंड इसको यहाँ करते हैं हम
हमने पढ़ा था अनपैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर और कंस्ट्रक्टर के और पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर के बारे में अभी थोड़ी देर पहले। सो इन दोनों केसेस में हमने देखा था कि जब भी हम अपने सिर्फ इवन को कॉल आउट कर रहे थे, देखो मैंने जब यहाँ पे अपना एम्प्लॉय इवन क्रिएट किया और इसे पूरा कॉल आउट अंकुश कंप्यूटर साइंस ये सारी वैल्यूज भेज दी, तो इसने क्या किया था, इस वाले एम्प्लॉय को इसने इग्नोर कर दिया था और इस वाले एम्प्लॉय वाले कंस्ट्रक्टर को इन्हें इम्प्लीमेंट किया था। सो देखो हमने एम्प्लॉय नाम का सेम नाम का कंस्ट्रक्टर बनाया, लेकिन प्रोग्राम ने अपने आप ही डिपेंडिंग ऑफ ओवर कंटेक्स्ट उस हिसाब से उन्हें जो बेस्ट पॉसिबल चीज़ है उसको एग्जीक्यूट कर दिया। सो दिस इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म के डिफरेंट फॉर्म्स है हमारे पास एम्प्लॉय नाम के कंस्ट्रक्टर, बट उसने क्या किया, हमारा कंटेक्स्ट देखा कि हमने चार वैल्यू आर्ग्यूमेंट्स दिए हैं, तो उस आर्ग्यूमेंट्स के बेसिस पे उसने अपने ऑटोमेटिकली उसने वैल्यूज असाइन कर दी। सो दिस इज नथिंग बट पॉलीमॉर्फिज्म ना। पॉलीमॉर्फिज्म डिफरेंट टाइप के होते हैं, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, उतनी डिटेल में हम जान नहीं रहे, बट ये यस यू कैन जस्ट लर्न इट और रिसर्च इट ओवर द इंटरनेट। लास्ट हमारा टॉपिक जो आता है वो आता है एब्स्ट्रैक्शन का। सो एब्स्ट्रैक्शन भी हम फटाफट देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्शन का मतलब कुछ नहीं होता है इसका, हाइडिंग ऑल अननेसेसरी डेटा, अननेसेसरी डेटा या डिटेल्स एंड शोइंग इम्पोर्टेंट वंस। उसका मतलब क्या है, हमारे क्लास में कुछ भी बहुत सारे डेटा ऐसा हो सकता है, जैसे मैंने सैलरी बताया, जो कि हमें रिस्ट्रिक्ट करनी हो या फिर हाइड करनी हो। सो उस सारे केसेस में हम क्या करेंगे, एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ करेंगे। एब्स्ट्रैक्शन का यूज़ का हमने बहुत बेसिक एग्जांपल हमने देखा था जब हम एक्सेस मॉडिफायर्स पढ़ रहे थे। सो एक्सेस मॉडिफायर में जब हमने प्राइवेट क्लास पब्लिक क्लास के बारे में पढ़ा था, तब वो नथिंग दैट इज नथिंग बट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ हमने प्राइवेट मेथड के प्राइवेट कीवर्ड के थ्रू अपने सैलरी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। तो हमने सैलरी की डिटेल्स हमने हाइड कर ली थी और जो हमें रेलिवेंट डिटेल्स है वो हमने शो कर दी थी। सो दिस इज नथिंग बट एब्स्ट्रैक्शन। देन एक बहुत छोटा सा टॉपिक और है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होती है, दिस इज नथिंग बट अ सूडो क्लास हम बोल सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट क्लास, इसका कीवर्ड, इसका सिंटेक्स भी यही होता है, हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे और क्लास लिखेंगे और पूरी अपनी क्लास एज इट इज डिफाइन कर देंगे। बट ये क्लास ना एक ब्लूप्रिंट नहीं होगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, इससे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, तो इसका यूज क्या है। तो बेसिकली ये क्लास है ब्लूप्रिंट हमारी अदर क्लासेस के लिए। लेट्स से मुझे एम्प्लॉय टाइप की जो मैंने क्लास बनाई थी, वैसे मुझे 10 अलग अलग क्लासेस बनानी है, तो मैं एक सिंपल सा ब्लूप्रिंट बना दूंगा एब्स्ट्रैक्ट क्लास का एम्प्लॉय का, और वही ब्लूप्रिंट हम अदर क्लासेस के लिए यूज कर सकते हैं। बट दिस कैन नॉट क्रिएट अदर ऑब्जेक्ट्स, दिस कैन बी यूज एज अ ब्लूप्रिंट फॉर क्लास। कैसे हम क्रिएट करते हैं, मैंने बताया एब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो दिस इज ऑल अबाउट और ऊप्स कंसेप्ट। कल हमने जो पूरा लेक्चर देखा था, पहले आप उसको देख के आइए, देन आपको बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। आज के लेक्चर में हमने चारों इंपॉर्टेंट पिलर्स के बारे में देखा। इनकैप्सुलेशन देखा, इनकैप्सुलेशन इज नथिंग जो हमने कल पूरा इंप्लीमेंट किया था, एक्सेस मॉडिफायर, डेटा हाइडिंग मैंने बताया, डेटा हाइडिंग यूज होता है। फिर हमने कंस्ट्रक्टर पढ़ा, कंस्ट्रक्टर क्या होता है, क्या स्पेशल फंक्शंस होते हैं, कभी कॉल आउट होता है, डिस्ट्रक्टर क्या होता है। कंस्ट्रक्टर हमने दो तरह के एग्जांपल दिए, अनपैरामीटराइज और पैरामीटराइज। कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग क्या होती है, जो हमने अभी जस्ट एक मिनट पहले पॉलीमॉर्फिज्म में पढ़ा। दिस कीवर्ड मैंने बताया कि कैसे यूज करते हैं, इसके बारे में और पढ़ेंगे, पॉइंटर्स के लेक्चर रहेगा। फिर डी स्ट्रक्चर पढ़ा, डी स्ट्रक्चर में हम डीलोकेट करते हैं मेमोरी, लेकिन सिर्फ स्टैटिक मेमोरी, मेक श्योर दैट। देन इनहेरिटेंस में हमने देखा कैसे हमने अपनी पेरेंट क्लास से इनहेरिट की अपनी प्रॉपर्टीज और एट्रीब्यूट्स को। देन पॉलीमॉर्फिज्म हमने अगेन ओवरराइडिंग कंस्ट्रक्टर के बारे में पढ़ा। एंड वी क्लोज द टॉपिक विद द एब्स्ट्रैक्शन, जहाँ पे हम अननेसेसरी डिटेल को हाइड करते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट क्लास एक छोटा सा टॉपिक है जो कि हम ब्लूप्रिंट फॉर अदर क्लासेस होता है। So this is all about today's lecture. Oops concept is almost completed. कल हम एक different topics के साथ आगे बढ़ेंगे. I hope you are liking the series and your support will highly appreciate me to create more videos. So please subscribe the button and press the bell icon and मिलते हैं कल एक और lecture के साथ. Thank you.